हेलो एवरीवन, आज के लेक्चर के साथ हम शुरू कर रहे हैं एक नया चैप्टर दैट इज एनिमल किंगडम या किंगडम एनिमेलिया। पहले किंगडम के बारे में पढ़ लेते हैं। किंगडम जो कि हम पिछले चैप्टर के अंदर एक बार कवर कर चुके हैं। किंगडम है टेक्सोनॉमिकल हिरार्की का टॉप मोस्ट या हाईएस्ट टेक्सॉन, यानी एक ऐसी कैटेगरी जिसमें सभी एनिमल्स को एक साथ रखा जाएगा। राइट, सो किंगडम बना किससे है? एनिमल किंगडम जो है वो बना है उन सभी फाइलम, क्लासेस, ऑर्डर्स, फैमिलीज, जीनस एंड स्पीशीज से जिन सब के पास एनिमल लाइक कैरेक्टर्स हैं। राइट, तो एनिमल किंगडम पढ़ने से पहले एक बार समझ लेते हैं कि एनिमल्स आप किसे बोलोगे। एनिमल्स हैं वो ऑर्गेनिजम्स जो मल्टी सेलुलैरिटी शो करते हैं, यानी मोर देन वन सेल से बने हैं और ये अपना खाना खुद नहीं बनाते। दे आर डिपेंडेंट ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स फॉर देयर फूड। दैट मीन्स दे विल नॉट बी शोइंग फोटोसिंथेसिस। राइट, सो इन एनिमल्स को हम मेटाजोअन्स भी कह सकते हैं। सो व्हाट इज मेटाजोआ? मेटाजोआ stands for those organisms which are multicellular, right? बट कुछ ऐसे भी एनिमल्स देखे गए जो कि यूनिसेलुलर थे, जिन्हें कहा गया प्रोटोजोआ। प्रोटो मतलब पुराने, जोआ मीन्स एनिमल्स, दैट मीन्स प्रोटोजोअन्स हैं प्रिमिटिव एनिमल्स। ये मेटाजोअन्स की तरह मल्टी सेलुलैरिटी शो नहीं करते, यानी ये सभी हैं यूनी सेलुलर। नाउ अ क्वेश्चन विल कम टू योर माइंड कि मैम यूनिसेलुलर्स को आप एनिमल्स क्यों बोलोगे? जो प्रोटोजोआ है ये कॉन्फ्लिक्ट का इशू है। बॉटनिस्ट कहते हैं कि ये सभी प्रोटिस्ट हैं, जूलॉजिस्ट कहते हैं कि ये सभी प्रोटोजोअन्स हैं। राइट, यानी वो एनिमल्स जो कि यूनिसेलुलर तो हैं पर फोटोसिंथेसिस प्रेजेंट नहीं करते, इस वजह से इन्हें एनिमल्स की कैटेगरी में रखा गया। राइट, सो प्रोटोजोअन्स बेसिकली एक कॉन्फ्लिक्ट का टॉपिक हुआ, तो हम ये भी कह सकते हैं कि जो प्रोटोजोअन्स हैं ये सभी कनेक्टिंग लिंक हैं बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स। इज दैट क्लियर? वहीं जो मेटाजोअन्स हैं यानी जो मल्टी सेलुलैरिटी शो करते हैं, इन्हें भी फर्दर ग्रुप किया जा सकता है दो टाइप्स में। वन इज यू मेटाजोआ, यू मीन्स ट्रू, यू का मतलब हुआ ट्रू, and metazoa means multicellular animals, so these are true animals. so ऐसे कौन से एनिमल्स हैं जो एग्जैक्टली ट्रू एनिमल्स की कैटेगरी में नहीं रखे जाएंगे? इन्हें हम कहते हैं पैराजोआ। पैराजोआ, पैराजोआ का मतलब होता है ये है तो मल्टी सेलुलर, बट जब आप बोलते हैं कि मल्टी सेलुलैरिटी है तो मल्टी सेलुलैरिटी में इंटरैक्शन होगा सेल्स के बीच में और टिश्यूज बनेंगे, टिश्यूज में इंटरैक्शन की वजह से बनेंगे ऑर्गन्स, ऑर्गन में इंटरैक्शन से बनेंगे ऑर्गन सिस्टम्स। राइट, सो पैराजोआ वो है जिन्हें मल्टी सेलुलैरिटी तो है पर सेल्स में इंटरैक्शन नहीं है। राइट, सो इसलिए ये ट्रू एनिमल्स नहीं है। सो पैराजोआ है क्या? पैराजोआ मीन्स दोज एनिमल्स जो कि दिखाते हैं cellular level of organization, that means ये मल्टी सेलुलैरिटी तो दिखाएंगे पर सेल्स में इंटरैक्शन नहीं होगा, यानी हर एक सेल सभी काम करेगा, बीट डाइजेशन, बीट रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, यानी जिस चीज़ के लिए अलग अलग ग्रुप्स बनने चाहिए थे सेल्स के कि भाई ये सेल डाइजेशन कराएगा, ये सेल रेस्पिरेशन कराएगा, यहाँ ऐसा नहीं होता। यहाँ हर सेल अपने सारे फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट्स को अकेला फुलफिल करेगा। सो जो पैराजोआ है इसके अंडर आता है केवल एक फाइलम जिसका नाम है पोरीफेरा यानी स्पॉन्जेस।
राइट। सो दिस इज फाइलम पोरीफेरा। वहीं पर यूमेटाजोआ के अंदर एक लंबी लिस्ट है फाइलम्स की, दो ये लिस्ट आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इन योर क्लास 9th, पर एक बार फिर भी इसको जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं ताकि ये सीक्वेंस याद रहे। हम पढ़ रहे हैं एनिमल किंगडम के अंडर आने वाले फाइलाज, आई मीन फाइला। सो आई एम राइटिंग फाइलम। सबसे पहला फाइलम हम पढ़ चुके हैं, दैट इज पैराजोआ। इस फाइलम का नाम है पोरीफेरा। नेक्स्ट फाइलम इज निडेरिया या सीलंटरेटा। नेक्स्ट इज टीनोफोरा, देन प्लेटी helminths. Next is aschelminths, जिन्हें हम nemathelminths भी कहते हैं। Next is Annelida, Arthropoda, Mollusca, Echinodermata, Hemichordata, and last one is Chordata। यानी यहां पर एक लंबी लिस्ट है, कई फाइलम यहाँ पर अवेलेबल हैं जो कि सभी एनिमल लाइक कैरेक्टर शो करेंगे। यूमेटाजोआ के अंडर आते हैं निडेरिया से लेकर के कॉर्डेटा तक के सभी ऑर्गेनिजम्स, जिनमें से निडेरिया से लेकर हेमिकॉर्डेटा तक के ग्रुप को नाम दिया गया नॉन कॉर्डेटा। इसके बारे में इसका जो बेसिस है किस लिए इन्हें नॉन कॉर्डेटा और एक अकेले फाइलम को कॉर्डेटा कहा गया, इस चीज़ के बारे में हम पढ़ेंगे अंडर द बेसिस, वो चीज़ें जो कि क्लासिफिकेशन में मदद करती हैं, दैट मीन्स बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। किंगडम एनिमेलिया में रखे गए जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उन्हें क्लासिफाई किया गया इनटू सर्टेन टेक्सॉन, सर्टेन कैटेगरीज। तो उसका क्या आधार या क्या बेसिस रहा उसे हम पढ़ेंगे अंडर द टॉपिक बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। वेल, अगर मान लो आपको कोई एनिमल, कोई न्यूली आइडेंटिफाइड एनिमल है और अगर आपको उसे किसी ग्रुप में रखना है तो उसके सारे कैरेक्टर्स को पहले से ही प्रेजेंट एनिमल्स के साथ कंपेयर करना पड़ेगा और जिनसे उनके कैरेक्टर्स, उनके गुण मिलान खाएंगे उसी ग्रुप के अंदर आप उस एनिमल को रख दोगे। तो यही तो है बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। यानी अगर आपको नया कोई एनिमल है उसे क्लासिफाई करना है, उसे किसी पर्टिकुलर कैटेगरी में डालना है, तो आप किस किस चीज़ पर ध्यान दोगे। सबसे पहली चीज़ जो देखने वाली होती है किसी भी एनिमल के लिए वो है उसकी हैबिटेट, यानी वो कहाँ पाया जाता है, उसका आवास या रहने की जगह कौन सी है। जो एनिमल्स पानी में पाए जाते हैं उन्हें हम कहते हैं एक्वेटिक एनिमल्स, दैट मीन्स एनिमल्स फाउंड इन वाटर। वहीं धरती पर रहने वाले एनिमल्स को हमने कहा टेरेस्ट्रियल एनिमल्स, दैट मीन्स फाउंड ऑन लैंड। तीसरे वो हैं जो ज्यादा समय हवा में बिताते हैं, इन्हें हम कहते हैं एरियल या आर्बोरियल एनिमल्स। नेक्स्ट थिंग जो कंसीडर की जाएगी वो है उनकी हैबिट, उनका व्यवहार कैसा है। राइट, हैबिट में कई सारी चीजें आती हैं, जैसे किस टाइम वो ज्यादा एक्टिव होंगे, दैट मीन्स टाइम ऑफ एक्टिविटी। कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो दिन में ज्यादा एक्टिव होते हैं, जैसे कि हम, इन्हें नाम दिया जाता है डायर्नल एनिमल्स, that means which are active in day। याद करना सिंपल है, डी से डायर्नल, डी से डे। वहीं पर रात में
एक्टिव होने वाले एनिमल्स को हम कहते हैं नॉक्टर्नल. नॉक्ट मीन्स नाइट, राइट? सो एन से नाइट, तो ये वो हैं विच आर एक्टिव इन नाइट टाइम. इज दैट क्लियर? जैसे कि आप एग्जाम्पल भी दे सकते हो उसका, बैट्स, कॉकरोचेस एटसेट्रा, जो कि नॉक्टर्नल हैं. हैबिट में नेक्स्ट चीज होती है कि भाई अपने जैसों के साथ इनका इंटरैक्शन कैसा रहता है. सो दैट इज इंटरैक्शन विद इंडिविजुअल्स ऑफ ओन काइंड, यानी अपने जैसे जो बाकी ऑर्गेनिजम्स हैं इनके साथ में इनका कैसा व्यवहार है. कुछ एनिमल्स होते हैं जो किसी से कोई नाता रिश्तेदारी नहीं रखते, दे स्टे अलोन. ऐसे एनिमल्स को नाम दिया गया, लाइक हैबिट को कहा गया सॉलिटरी हैबिट. दैट मीन्स दे आर सॉलिटरी इन नेचर. दैट मीन्स जो कि अकेले रहते हैं. वहीं कुछ एनिमल्स होते हैं जो कि कॉलोनीज में रहते हैं, सोसाइटी बिल्ड करते हैं, जैसे कि मधुमक्खियां, राइट? कुछ ऐसी हनी बीज हैं जिनका काम है बच्चे पैदा करना, जिन्हें हमने क्वीन बी कहा, जो कि मदर ऑफ द बी हाइव होती है. वहीं पर मेल को कहा गया ड्रोन. फीमेल्स जो कि इनफर्टाइल हैं उन्हें हम वर्कर बीज कहते हैं. उनका काम अलग डिफाइंड है और उनमें भी वर्क का डिवीजन है, राइट? सो ऐसे एनिमल्स को हम कहते हैं कॉलोनियल एनिमल्स. दैट मीन्स वो एनिमल्स विच आर स्टेइंग इन ग्रुप और इनमें डिवीजन ऑफ लेबर पाया जाएगा. वहीं पर कुछ एनिमल्स ग्रुप्स में तो होते हैं, यानी मिलनसार नेचर के तो होंगे, पर कभी भी इंटरैक्शन का लेवल ऐसा नहीं होगा कि वर्क को डिवाइड कर सके. सोशल सेटअप नहीं दिखाएंगे. उन्हें बोलते हैं ग्रेगेरियस एनिमल्स. सो दीज आर दोज एनिमल्स विच आर प्रेजेंट इन ग्रुप बट कम्युनिकेशन इनमें नहीं पाया जाएगा. जैसे कि इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं, बाकी के एग्जांपल्स आर इजी. दिस इज लोकस्ट, टिड्डियां, राइट? तो ये ग्रुप में तो रहती हैं पर आपस में इनका कोई डिवीजन ऑफ लेबर नहीं है, कोई कम्युनिकेशन नहीं है. इसका एग्जांपल ले लेते हैं हनी बी, राइट? इसके अलावा हैबिट में कई और चीज़ें भी कंसीडर की जा सकती हैं, जैसे कि एनिमल एक जगह पर जुड़ा हुआ है तो हम उसको बोलते हैं सिसाइल, और अगर मूवेबल है तो मोटाइल, राइट? इसी तरीके से तीसरी चीज़ जो ध्यान में दी जाती है दैट इज बॉडी की टेम्परेचर रेगुलेशन की कैपेसिटी. सो रेगुलेशन ऑफ टेम्परेचर. वो एनिमल्स जो कि बॉडी के टेम्परेचर को बाहर के एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग ढाल लेंगे. बाहर अगर ठंडा हुआ टेम्परेचर तो बॉडी के टेम्परेचर को इक्वली ठंडा कर लेंगे. बाहर अगर बहुत ही गर्म एनवायरनमेंट है तो बॉडी का टेम्परेचर उतना ही गर्म कर लेंगे. ऐसे एनिमल्स बहुत ही वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर में जिंदा रह पाते हैं. ऐसे एनिमल्स को हम कहते हैं कोल्ड ब्लडेड या पोइकिलोथर्मल या एक्टोथर्मल एनिमल्स. वहीं पर वो एनिमल्स जो कि अपना टेम्परेचर बाहर के एनवायरनमेंट के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रखते, इररिस्पेक्टिव ऑफ द एक्सटर्नल टेम्परेचर उनकी बॉडी का टेम्परेचर एक कांस्टेंट रेंज में ही रहता है, जैसे कि हम, राइट? उन्हें कहा जाता है वार्म ब्लडेड या होम्योथर्मल या एंडोथर्मल एनिमल्स. सो कोल्ड ब्लडेड क्या है? दीज आर दोज एनिमल्स विच चेंज बॉडी टेम्परेचर according to the change in environmental temperature. और इसी वजह से they can survive
वाइड टेम्परेचर रेंज। इसके अंदर जो एग्जाम्पल्स हैं कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स के, कौन कौन से एनिमल्स आएंगे? इसके अंदर आती हैं हमारी फिशेस, एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स। वहीं पर वार्म ब्लडेड एनिमल्स कौन से हैं? ये वो हैं जो कि एक्सटर्नल टेम्परेचर बिल्कुल अलग रखेंगे। सो दीज आर दोज which maintain their internal temperature different from the external temperature, right? So irrespective of environmental temperature, body temperature is maintained in constant range. और इस चीज में इनकी काफी एनर्जी लग जाती है, दैट मीन्स बाय एक्टिव एफर्ट्स इट इज डन। और इसके एग्जाम्पल कौन कौन है? इसके एग्जाम्पल हैं बर्ड्स एंड मैमल्स, जिस ग्रुप के अंदर हम भी आते हैं। वार्म ब्लडेड एनिमल्स को मैं थोड़ा इजी कर देती हूँ, इसे एक एग्जांपल से समझाती हूँ। मान लो बाहर बहुत ठंड है, सपोज 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, बर्फ पड़ रही है, तो ऐसा तो नहीं है कि हमारी बॉडी का टेम्परेचर भी हम 0 डिग्री सेल्सियस तक गिरा लेंगे एंड स्टिल हमारी बॉडी नॉर्मल फंक्शन करेगी। नो, इट नेवर हैपन्स, राइट? ऐसी कंडीशन में होगा क्या, बाहर अगर बहुत ठंड है तो हमारी बॉडी तुरंत उसका रेगुलेशन शुरू करेगी, थर्मो रेगुलेशन शुरू होगा, हमारा नर्वस सिस्टम और स्केलेटल सिस्टम मिल के साथ काम करेगा, हमारी स्केलेटल मसल्स में अचानक से कॉन्ट्रैक्शन आएगा और बॉडी इनवॉलेंट्रीली, मतलब बिना हमारी इच्छा के अचानक से वाइब्रेट करने लगेगी, जिसे हम कपकपाना या शिवरिंग कहते हैं। इस तरीके से जो रिलीज हुई एनर्जी है वो बॉडी का टेम्परेचर राइज करेगी ताकि हमारी बॉडी सर्वाइव कर सके, हमारी मेटाबॉलिक रिएक्शंस नॉर्मल फंक्शन कर सके, हमारे एंजाइम्स का जो टेम्परेचर है वो मेंटेन रह सके और हम नॉर्मल रह सके। वहीं अगर मान लो बहुत ज़्यादा गर्मी है, बाहर बहुत तेज़ गर्मी पड़ रही है, लू चल रही है, तो ऐसा तो नहीं हमारी बॉडी उतनी ही गर्म होकर के भी नॉर्मल फंक्शन करे। नो, इट नेवर डज। सो इन दिस केस क्या होगा, तुरंत हमें पसीना आना शुरू हो जाएगा, जैसे ही स्वेटिंग होगी हमारी बॉडी का सरफेस ठंडा पड़ जाएगा एंड वी आर रेगुलेटेड बैक टू आवर नॉर्मल टेम्परेचर रेंज। सो ऐसे एनिमल्स जो कि अपनी बॉडी का टेम्परेचर बिल्कुल अलग मेंटेन करेंगे, जैसे कि हमें कहा गया वार्म ब्लडेड एनिमल्स, राइट? सो ये तो थे दो बेसिस जिनके ऊपर बेस्ड है हमारी क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स। फर्दर पढ़ते हैं थर्ड टाइप को। नेक्स्ट जिस चीज़ को कंसीडर किया जाएगा वो है ऑर्गेनिजम्स का लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी वो किस चीज़ से बने हैं। अब आप बोलोगे कि मैम ये तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि किस चीज़ से बने हैं। सबको पता है कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं शुरुआत हुई सेल से बने टिश्यूज से बने ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम। वेल, यहाँ पर जिस चीज़ पे ध्यान दिया जाएगा वो ये है, जब हम बोलते हैं कि लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन यहाँ देखा जा रहा है, तो यहां हम बात कर रहे हैं कि कोई एनिमल ऐसा भी हो सकता है जो है तो मल्टी सेलुलर, पर सेल्स में इंटरेक्शन ना होने की वजह से हो सकता है टिश्यूज का फॉर्मेशन ना हुआ हो, या कुछ ऐसे हैं जिनमें टिश्यूज तो बन गए पर ऑर्गन ना बने हो, राइट? सो इन चीजों को जब चेक किया जाता है तो व्हाट आर वी एक्चुअली चेकिंग? वी आर चेकिंग आउट द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, किस चीज से उनका ऑर्गेनाइजेशन हुआ। जैसे कुछ एनिमल्स दिखाते हैं सेलुलर टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन या सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। एग्जांपल इज पोरीफेरा, पहले ही पढ़ चुके हो। सेल्स तो हैं यहाँ पर, मल्टी सेलुलैरिटी तो है, पर सेल्स में इंटरेक्शन ना होने की वजह से टिश्यू फॉर्मेशन नहीं हो पाया, राइट? सो एग्जांपल इज पोरीफेरा और स्पॉन्जेस। नेक्स्ट, वो ऑर्गेनिजम्स जिनमें टिश्यू तो बने पर ऑर्गन्स नहीं बन पाए, सो दे शो
टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, एंड टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इसके ठीक अगले वाले फाइलम में देखने को मिलेगा, दैट इज निडेरिया। वेल निडेरिया या सीरनट्रेटा से ही अलग हुआ है नया फाइलम जिसे टीनोफोरा कहा गया। इस वजह से जहां पर भी एग्जाम्पल्स में निडेरिया होगा ऑलमोस्ट हर जगह पर टीनोफोरा साथ होगा, क्योंकि निडेरिया और टीनोफोरा क्योंकि पहले कभी एक ही फाइलम हुआ करते थे, तो इनमें काफ़ी सारे ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो कि बिल्कुल सेम हैं, राइट। सो निडेरिया एंड टीनोफोरा, यानी यहाँ पर सेल्स में इंटरैक्शन से स्पेसिफिक काम करने वाले टिश्यूज तो बन गए पर ऑर्गन नहीं बन पाए। नेक्स्ट टाइप ऑफ लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी ऑर्गन तो बने पर सिस्टम्स नहीं बन पाए। एग्जाम्पल है इसका ठीक अगला वाला फाइलम, दैट इज प्लेटी हेल्मेंट्स, राइट। एंड द लास्ट वन, लास्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सबसे एडवांस्ड है, यहां पर ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है। और इसके एग्जाम्पल कौन होंगे? एग्जाम्पल है ठीक इसे नेक्स्ट फाइलम से लेकर के बाकी जितनी भी एडवांस्ड फाइलम्स है सभी, दैट मीन्स एस्कीहेल्मिन्थ्स या एस्कहेल्मिन्थ्स से लेकर कॉर्डेटा तक। इज दैट क्लियर? वेल नेक्स्ट जिस चीज को कंसीडरेशन में लाया जाएगा फॉर क्लासिफिकेशन वो है इन ऑर्गेनिजम्स की बॉडी की सिमेट्री, यानी क्या इनकी बॉडी सिमेट्रिकल है, या एक प्लेन अगर उनकी बॉडी से पास किया तो क्या वो दो इक्वल टुकड़ों में बॉडी को बांट देगा, सो दैट इज सिमेट्री, राइट। तो सिमेट्री के बेसिस पर एनिमल्स कैन बी ऑफ 3 टाइप्स। कौन कौन से? सबसे पहले वो ऑर्गेनिजम्स आते हैं जो कि लोअर एनिमल्स हैं जिनमें सिमेट्री मिलती ही नहीं है। सो दीज आर asymmetrical animals, asymmetricals that means जिनमें बॉडी cannot be divided in equal halves, राइट। सो ये कंडीशन कुछ ऐसी दिखा सकते हैं कि मान लो ये कोई बॉडी है एंड इससे पास होने वाला कोई भी प्लेन इस इरेगुलर बॉडी को डेफिनेटली दो बराबर हिस्सों में तो बांट ही नहीं सकता, राइट। वेल इस चीज को आप इजीली रिलेट कर सकते हो द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सबसे पहला जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है वो है सेल्यूलर, यानी सेल्स का ढेर तो है पर टिश्यूज नहीं बन पाए। अब सेल्स का एक ढेर यानी बॉडी जो कि सेल्स के कोई इनडेफिनिट अरेंजमेंट की वजह से बनी है, कहीं पर भी कोई भी अरेंज हो चुका है, तो ऐसी बॉडी डेफिनेटली एसिमेट्री ही शो करेगी। सो सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दिखाने वाले जितने भी एनिमल्स हैं उन सब में क्या मिलेगा? विल सी एसिमेट्री। सो एग्जाम्पल इज पोरीफेरा। नेक्स्ट टाइप ऑफ सिमेट्री वो है जिसे हम बोलते हैं रेडियल सिमेट्री, यानी तिरछे प्लेन्स जब बॉडी को बराबर बांटे। इस चीज को मैं समझा देती हूँ विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम। मान लीजिए ये एक बॉडी है, मैंने सिलिंड्रिकल बॉडी ली है यहां पर, और ये है इसके बीचों बीच पास होने वाला इसका सेंट्रल एक्सिस, राइट। अगर कोई तिरछा प्लेन पास हो रहा है और वो सेंटर से गुजरे तो वो इसे इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर देता है। सिमिलरली अगर दूसरा ये प्लेन है, सपोज किसी और डायरेक्शन से हमने लिया, राइट, दिस विल ऑल्सो कट दिस एनिमल इनटू इक्वल हाफ्स। इस टाइप की सिमेट्री को हम क्या बोलेंगे? दिस इज कॉल्ड रेडियल सिमेट्री, राइट। सो ये सिमेट्री कौन सी है? जिसमें any plane passing through center या central axis
central axis divides body in equal halves, राइट। सो अगर मैं दोबारा से आ जाती हूँ लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पर, तो जो टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दिखाने वाले ऑर्गेनिजम्स हैं, इनमें ऑर्गन नहीं बने, ऑर्गन में ही तो पेयरिंग होगी पहली बार, उनकी एक जगह डिसाइड होगी, पर टिश्यूज जो पूरी बॉडी एक ही जैसे टिश्यूज से बनी है, मतलब सेल्स के एग्रीगेट्स हैं और वो टिश्यूज पूरी बॉडी पर प्रेजेंट हैं, दिस टाइप ऑफ बॉडी कैन डेफिनेटली बी डिवाइडेड। कहीं से भी कट करोगे, बस सेंटर से उसे पास करेंगे तो उनका अरेंजमेंट इसी तरीके से होगा कि वो दोनों जो टुकड़े हों बॉडी के, दे विल बी इक्वल। सो जिनमें भी मिलता है टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, वो शो करते हैं रेडियल सिमेट्री। सो द एग्जाम्पल्स आर निडेरिया एंड टीनोफोरा। इसके अलावा भी एक फाइलम है जो कि एक एडवांस्ड फाइलम होने के बावजूद एक लेस एडवांस टाइप ऑफ सिमेट्री शो करता है, दैट इज इकाइनोडर्मेटा। इकाइनो एडल्ट्स जो होते हैं वो शो करते हैं रेडियल सिमेट्री। सो आई एम राइटिंग इकाइनोडर्म एडल्ट। अगर मैं एग्जांपल दूं तो आप इसको इजीली रिलेट कर पाओगे। ये है एक इकाइनोडर्म एडल्ट, यस इट इज स्टारफिश। स्टारफिश की 5 आर्म्स हैं, तो कहीं से भी एक आर्म के बीचों बीच अगर पास होता हुआ कोई भी प्लेन है तो वो डेफिनेटली बॉडी को इक्वल हाफ्स में डिवाइड करेगा। तो 5 अलग अलग डायरेक्शन से इसे काटा जा सकता है इनटू इक्वल हाफ्स, तो तिरछे प्लेन्स हमेशा इसे कट करेंगे। सो दिस टाइप ऑफ सिमेट्री इज नोन एज रेडियल टाइप ऑफ सिमेट्री। तीसरी जो सिमेट्री है दैट इज कॉल्ड बायलेटरल टाइप ऑफ सिमेट्री। बाय मतलब दो, लेटरल मीन्स जो बॉडी के दूर वाले हाफ्स है, राइट। यानी बॉडी इस तरीके से होगी कि बीचों बीच सेंटर से ही केवल एक ही प्लेन पास करेगा और वो बॉडी को 2 हाफ्स में डिवाइड करेगा। जैसे सपोज इन आवर बॉडी अगर हम बीचों बीच यहाँ से एक प्लेन अगर कोई पास होता है, सो दैट विल बी डिवाइडिंग आवर बॉडी इनटू 2 हाफ्स, राइट हाफ लेफ्ट हाफ। यानी हमारी बॉडी का जो एक हिस्सा है वो दूसरे हिस्से का एक मिरर इमेज क्रिएट हो जाएगी बीचों बीच पास होने वाले एक्सिस से। सो बायलेटरल कैसा हुआ, दिस इज बायलेटरल। बायलेटरल सिमेट्री में जो प्लेन पास होगा वो बॉडी को डिवाइड करेगा इनटू 2 हाफ्स। दिस वन इज लेफ्ट हाफ एंड हियर वी हैव राइट हाफ। इज इट क्लियर? सो बायलेटरल का मतलब सिंगल प्लेन जिसे डिवाइड करे, सिंगल प्लेन थ्रू सेंट्रल एक्सिस और थ्रू सेंटर divides body in right and left halves. So एग्जाम्पल कौन होंगे जिनमें भी मिलता है ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम, right? So these two will be showing bilateral type of symmetry. Example is platyhelminths को मैं लिख रही हूं platy, इसे लेकर chordata तक, बट सिर्फ एक एक्सेप्शन है, इकाइनोडर्म का एडल्ट फॉर्म। यानी जब ये एक लार्वा के फॉर्म में, यानी जब इसका जन्म हुआ तब ये बायलेटरल था, पर बाद में ये रेडियल हो गया, इसलिए हमने इसे एडल्ट पर जोर दिया है, राइट। एक स्पेशल टाइप की सिमेट्री और मिलती है, बट ये एक यूजुअल सिमेट्री नहीं है, सो लेट्स पुट अ नोट। कई ऐसे भी एनिमल्स होते हैं जिनमें एक साथ 2 रेडियल प्लेन्स अगर बॉडी से पास हुए तो जो 4 टुकड़े हुए वो भी इक्वल होंगे। इस टाइप की सिमेट्री को हम कहते हैं रेडियल सिमेट्री, सॉरी बायरेडियल
टाइप ऑफ सिमेट्री ये देखने को मिलती है इन सी एनेमोन एंड सम टीनोफोरन्स और सम मेंबर्स ऑफ टीनोफोरा। बेसिकली इमेजिन करो एक बॉल जैसा स्ट्रक्चर है, कुछ टीनोफोरन्स ऐसे होते हैं जो स्फेरिकल होते हैं। तो जो स्फेरिकल बॉडी है उससे अगर आप एक प्लेन पास करो साथ ही दूसरा प्लेन पास करो तो जो चार टुकड़े हुए डेफिनेटली इक्वल होंगे। इस टाइप की सिमेट्री को कहा गया बाय रेडियल सिमेट्री। सो हम लोगों ने अभी तक क्या क्या क्लासिफिकेशन में चेक किया? वी चेक्ड अबाउट दी हैबिट, हैबिटेट, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड सिमेट्री।